नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी हमें भेजी है हरीश जी ने। अभी हरीश जी हैं कौन, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये कहानी दो लोगों के बारे में है, जिसमें कि एक जो इस कहानी का किरदार है उसका नाम है प्रमोद और दूसरी जो हैं उनका नाम है ममता, जो प्रमोद की ही चाची हैं। तो जो हरीश हैं ये ममता के बेटे के दोस्त हैं। जो ममता जी हैं इसमें उनके बेटे के दोस्त हैं और उत्तर प्रदेश के ही एक गांव में रहते हैं। तो ये बात तो हो गई कि कहानी मुझे भेजी किसने। और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि कहानी आने में इस बार काफ़ी टाइम लग गया। पहले बात बताता हूँ आपको वो वजह कि जिसकी वजह से कहानी लेट आई। दरअसल मेरी वाइफ जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज थी, अब घर आ गई हैं और सब कुछ नॉर्मल है। तो अब कहानी शुरू होती है। अब आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए। वैसे स्क्रीन पर भी नंबर आ जाएगा 7428615199। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास ऐसी कोई सच्ची और डरावनी घटनाएं हों तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी दी हुई कहानियों से ही मेरा चैनल चलता है। बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ऐसी स्टोरीज़ मुझे नहीं भेजेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल चलेगा कैसे। तो हमारी वो पुरानी प्रैक्टिस जो मैंने पिछली वीडियो से शुरू करी थी, अपने टॉप सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप सबके ही कमेंट्स मुझे पसंद आते हैं, लेकिन करें क्या, लिमिट है। अब सब लोगों के नाम लूँगा तो एक वीडियो सिर्फ नाम लेने में ही बन जाएगी। तो कुछ खास नाम, और ऐसा नहीं कि जिनके नाम इस वीडियो में नहीं आए हैं उनके नाम आगे नहीं आएंगे, उनके नाम अगली वीडियोज़ में ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले जो हैं वो हैं दुलाल मंडल, जो कि धनबाद से हैं, सोनिया नागर जी, अमर प्रताप जी, शोभा मोनू शर्मा, विशाल कुमार, प्रतीक दीक्षित जी, विक्की भाई दिल्ली से, मिसेस प्रीथा, पूजा टरकर। ये गुड़िया मुझे बहुत मैसेज करती हैं, अंकल आपकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। तो गुड़िया आप ज़रूर बताना आप कहाँ से हो। हरकीरत जी, शुक्ला मोना जी, और एक मेरा भाई डॉबी। ये डॉबी नाम से कमेंट आया करता था, काफ़ी दिन से उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो भाई अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा करो यार, आपके कमेंट्स से ही मुझे प्रेरणा मिलती है अच्छी अच्छी कहानियों की। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का नाम अगली स्टोरी में लिया जाए तो प्लीज़ मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि हमारी कहानी। तो आजकल आप लोग जानते हैं कि आजकल कुछ सिद्ध बाबाओं का, कुछ सिद्ध साधुओं का नाम बहुत ही फेमस हो रहा है कि जो आपकी समस्याओं को तुरंत हल कर देते हैं। आपके सामने जैसे आप उनके सामने जाते हो, वो आपकी सारी समस्याएं आपको बता देंगे और सॉल्यूशन बता देंगे कि ऐसे आपका कल्याण हो जाएगा। अब अगर बात समझी जाए तो जितनी भी शक्तियां उनके पास हैं, ये कोई एक दो दिन में तो आ नहीं गई होंगी। और इन्हें देखकर अगर हर कोई सिद्ध बाबा बनने की कॉपी करता है, वो भी बिना गुरु के, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि कई सिद्धियाँ, कई शक्तियाँ बिना गुरु के नहीं ग्रहण करी जा सकती। जब तक गुरु आपको आदेश निर्देश नहीं देगा, तरीका नहीं बताएगा, तो वो शक्तियाँ आपके ऊपर ही कब्जा कर सकती हैं और आपका सर्वनाश भी कर सकती हैं। तो कहानी है प्रमोद और ममता जी के बारे में। प्रमोद जो है ममता जी का ही भतीजा है, और प्रमोद और ममता का जो परिवार है, ये इनका जो पूरा परिवार है, ये बहुत पुराने समय से तांत्रिक सिद्धियों के साधक रहे हैं। मतलब इनके दादा, इनके परदादा बहुत समय से यही क्रिया करते आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिर उनका पोता भी डॉक्टर, आगे चल के सीरीज चलती रहती है। तो ऐसे ही कुछ करके है कि इनके दादा भी तांत्रिक थे, मतलब साधक थे, फिर इनके पिताजी भी हुए, इनके घर में और लोग भी थे। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा परिवार है जो साधक है, और इनके घर में कुछ महिलाएं साधिका भी रही हैं। अब जो बड़ी शक्तियां होती हैं, जो बड़ी सिद्धियां होती हैं, वो अपने साथ कुछ वचन लेके आती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने
अक्सर सुना होगा कि आप किसी के सामने गए और उसके सामने जाते के साथ आपकी पूरी जन्म कुंडली उन्होंने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, जबकि वो आपको ना कभी जानते हैं ना ही कभी मिले हैं। तो इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं, जिस चीज़ को इन्होंने सिद्ध करा हुआ है, वो चीज़ सिर्फ समाज कल्याण के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। और जैसे ही आप उसे अपने कल्याण मतलब पैसों के लिए इस्तेमाल करोगे तो समझ लो आपका सर्वनाश निश्चित है। और जो लोग अपने फायदे के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उनका अंत बहुत ही दुखदाई होता है। जो भी कुछ बड़े बुजुर्ग इस कहानी को सुन रहे होंगे तो उन्होंने अपने जीवन में इसको देखा भी होगा। इस कहानी पर मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं और उसके बाद ही आपको बता रहा हूं। तो कहानी की असली शुरुआत होती है प्रमोद के पिताजी की मृत्यु से। अब उन्होंने ऐसे ही कोई वचन तोड़ दिया होगा किसी सिद्धि का, और उसके बाद उनकी बहुत ही दर्दनाक और कहीं तो रगड़ रगड़ कर उनकी मौत हुई। बहुत लोगों के पास वो गए मदद के लिए, अस्पताल वगैरह सब जगह दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर कड़े शब्दों में कहा जाए तो अंत में उनकी मौत सड़ सड़ कर हुई। और उसके बाद जिन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल उन्होंने किया उसका दुष्प्रभाव जो था वो प्रमोद के पूरे परिवार पर आने लगा था। अब उसके पिताजी के चले आने के बाद भी ये पूरा परिवार एकदम लाचारी की नौबत तक आ चुका था। मतलब ये समझ लो कि घर में खाने को कुछ नहीं और ऊपर से सब लोग बीमार, किसी के ऊपर कुछ प्रेत बाधा है, कुछ है, तो ऐसा परिवार क्या करे। तो तभी एक साधु बाबा जो हैं वो इनके घर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और जो कुछ भी इनके पास होगा उसमें से अनाज, पहले तो लोग क्या करते थे कि अनाज वनाज ही दे दिया करते थे, तो ये अनाज दे देते हैं अपने खेत की जो इनकी उपज होती है उसमें से, कि बाबा जी हमारे पास तो यही है, हम आपको सिर्फ यही दे सकते हैं। और रोते रोते जो है प्रमोद की जो मम्मी है वो सारी कहानी उन बाबा जी को बताती हैं। अब ये बाबा जी शायद भगवान का रूप थे जो इनके घर खुद चल कर आए थे। अब असल में ये बाबा जी भी एक साधक थे, और ऐसे साधक जिन्होंने कोई शिष्य नहीं रखा हुआ, अपने आप ही अपने यहाँ भिक्षा मांगने जाना और सिर्फ समाज कल्याण के लिए काम करना। तो ये बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे जो ये अनाज दिया है इसका ऋण मैं ज़रूर उतारूंगा आप लोगों के लिए, और तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी हल हो जाएंगी। और वो ऐसा ही करते हैं। वो उनके घर पर एक छोटी सी पूजा रखते हैं और उस पूजा को करने के बाद जो भी बिगड़ी हुई सिद्धि थी, मतलब जो भी शक्तियाँ उस सिद्धि के साथ जुड़ी हुई थी, उनको वो बहुत आसानी से काबू कर लेते हैं। बहुत ही सिद्ध साधु आप इन्हें कह सकते हो। अब प्रमोद जो है वो ये सब बहुत करीब से देख रहा था, तो वो बहुत प्रभावित हो जाता है उन बाबा जी से। अब जो अपने घर में ये सब बहुत पहले से देखता हुआ आया है, तो ऐसे एक इतने बड़े साधु बाबा अगर उनके सामने आते हैं तो वो तुरंत उनके पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि महात्मा जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपसे सारी विद्याएं मैं सीखूं और आप मुझे अपना सेवक बना लो। वो साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा, तुमने देखा कि तुम्हारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ है और तुम जानते हो कि कई शर्तें जुड़ी होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो बेटा एक काम करो, तुम कुछ ऐसा काम करो जो इन सब से अलग हटके हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने इतना सब कुछ झेला है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी आगे ये सब झेलो। तो प्रमोद बोलता है कि बाबा जी, जैसे आपने मेरी मदद करी तो मैं ऐसे ही पूरे समाज की आगे मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए इंसान को शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है और उसके पास ऐसी शक्तियाँ होना ज़रूरी है। बहुत रिक्वेस्ट करके वो साधु बाबा मान जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें देखूंगा कि तुम इसके लायक भी हो कि नहीं, और उसके बाद हम अपनी शिक्षा शुरू करेंगे। गाँव से थोड़ी दूर इनकी कुटिया होगी, तो वहाँ पर जाकर प्रमोद दिन रात इनकी सेवा करता था। अपने घर सिर्फ सोने के लिए आना, और कभी कभी तो वो भी नहीं आना, और उसकी सेवा से खुश होकर गुरुजी ने उसको सारी विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। अब इसमें से कई विद्याएं ऐसी होती हैं जो मैं आपको पहले भी बताया कि अपने साथ वचन लेकर आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो शमशान में करनी होती हैं, कुछ मतलब आप समझ लो कि ईजी, खतरनाक और बड़ी से बड़ी सिद्धि जितनी भी उन साधु महात्मा जी को पता थी वो सारी की सारी सिद्धियां प्रमोद को सिद्ध करवा देते हैं। लेकिन ये सारी सिद्धियां ग्रहण करते हुए प्रमोद के मन में ये था कि जो गलती मेरे पिताजी ने करी सिर्फ वो ही नहीं करूँगा मैं, और बाकी इतना ज्ञान, इतना सिद्ध पुरुष होने के बाद तो मुझे हर तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान मेरा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स का मतलब आप समझ रहे होगे कि वो ये सोच रहा है कि
एक तो मैं फेमस हो जाऊंगा और दूसरा पैसे की, शिष्यों की, मेरे मानने वालों की कोई कमी नहीं होगी मुझे। तो मतलब पूरा जीवन मेरा बिल्कुल एकदम बढ़िया रहेगा। और होता ना कि हर अगला इंसान ये सोचता है कि जो पिछले ने गलती नहीं करी सिर्फ मैं वो नहीं करूँगा, भाई वो ना समझ होंगे या उनसे कोई गलती हो गई होगी। तो कहानी ऐसी आगे बढ़ती रहती है। धीरे 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 जो प्रमोद है वो सारी सिद्धियां प्राप्त करता रहता है। गुरुजी बहुत बहुत बुजुर्ग तो थे ही, और कई साल बीत जाते हैं इस प्रोसेस में। अब मैंने आपको बताया कि एक आध दिन का प्रोसेस तो है नहीं कि एक दिन में सारी सिद्धियां गुरुजी ने अपने अंदर से निकाल के दे दी। बहुत टाइम लग जाता है। और इसी दौरान मतलब कुछ साल बाद इसके जो ये गुरुजी हैं साधु महात्मा जी, इनका देहांत हो जाता है। जैसे कि बताया आपको कि ये बहुत बुजुर्ग थे। अब कुछ साल बाद प्रमोद जो है वो गांव वाले, अपने आसपास के गांव जो हैं सारे, उनके सामने निकल कर आता है एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के रूप में। उसके जैसे लोगों को पता चल गया था कि ये उन बाबा की शरण में है और उनका शिष्य बन चुका है। अब जब उनके बाबा जी के देहांत के बाद ये प्रमोद जो है अपने घर पर ही अपना स्थान बना लेता है, जहाँ इसके पिताजी ने कभी इस अपना स्थान बनाया हुआ था। स्थान वो जगह होती है जहाँ पर इस तरह की सारी तांत्रिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। मतलब होता ना कि जहाँ पे हवन होता है, जहाँ पर इस तरह की मतलब भूत प्रेत आत्माओं का निवारण किया जाता है लोगों के लिए। तो आप उसे कमरा कह लो। उसी कमरे में ये बाहर बैठ, अपने घर के बाहर की तरफ जो कमरा होता है उसमें अपना स्थान बना लेता है। लोगों को जैसे जैसे इसके बारे में पता चलता है तो लोग इसके पास धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं आना, और उनकी समस्याओं का समाधान भी बढ़िया हो रहा था। भूत प्रेत आत्मा जिन वशीकरण, पता नहीं किस किस तरह के टोने टोटकों से छुटकारे पाने के लिए लोग प्रमोद के पास जाने लग रहे थे। और धीरे धीरे करके प्रमोद जो है बहुत फेमस होता चला गया पूरे एरिया में। सिर्फ उस एरिया में ही नहीं, मतलब दूसरे स्टेट से भी लोग उसके पास आने लगे। अब 30-32 साल का लड़का इतना फेमस हो गया कि अब उसके अपने खुद के शिष्य बनने लग रहे थे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिर्फ प्रमोद ही नहीं रहता इस गांव में, इसके परिवार के बाकी लोग भी इस गांव में ही रहते हैं, जैसे कि इसकी जो चाची है ममता। और असल कहानी तो है उनके बारे में। अब क्या है कि ममता जी जो हैं ये सारी बातें देख रही थी, अब रहती तो वो भी गांव में ही है। अब वो देख रही हैं कि भाई प्रमोद जो है इतनी कम एज में भी इतना फेमस हो रहा है, और ये तो मेरे सामने बच्चा है, और हमारे घर में तो ये बहुत पहले से होता रहा है कि मैं भी अब क्या बोलते हैं अब शादी का बनूंगी। अब होड़ होड़ में आप फैसला तो ले लिया, लेकिन अब शादी का बना कैसे जाए। तो इनके जो घर में इनके ससुर थे, मतलब उनके होते ना कि दादा के बड़े भाई प्रमोद के, वो इनके ससुर लगे। तो वो साधक थे कामाख्या देवी के। अब उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी उनका जो सामान रखा है उसको वापस सिद्ध कर लिया जाए, तो जितनी शक्तियाँ उनके पास थी वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएंगी, ऐसा वो मन में अपने बनाने लग जाती हैं। लेकिन वो भूल जाती हैं कि इस तरह की किसी भी चीज़ों को, किसी भी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए गुरु चाहिए। और वो क्या है, इधर उधर से सुन सुनाकर, और एक बार वो खुद जाकर कामाख्या देवी के जो मंदिर है असम में, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पूरे भारत के और बल्कि बाहर के भी जितने तांत्रिक होते हैं वो कुछ समय के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं, और एक बहुत बड़ी पूजा होती है उस दौरान। तो ये उस दौरान वहाँ पहुँचकर किसी साधु बाबा की थोड़ी सेवा वगैरह करती हैं, जैसे उनके लिए खाना बना देना, कुछ करना। जिस दौरान ये वहाँ दर्शन करने के लिए गई हुई थी, तो वो साधु महात्मा छोटी छोटी सिद्धियाँ इनको सिद्ध करवा देते हैं। जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे इनके परिवार में पहले से ये सब रहा है, तो वो भी छोटी छोटी शक्तियाँ इनको सिद्ध करवा देते हैं। अब वहाँ से आते के साथ ही ये अपने घर में जो सारी विद्या वहाँ से सीख कर आई हैं उसका इस्तेमाल करने लग जाती हैं। और जो साधु महात्मा इनको वहाँ मिले थे कामाख्या देवी के मंदिर में, उन्होंने इनको एक किताब भी दी थी कि कुछ सिद्धियां जो हैं तुम इस किताब में पढ़कर भी कर सकती हो, इसकी मदद से कर सकती हो। तो वो उस किताब में पढ़कर आधी आधी रात को नई नई सिद्धियां करने की कोशिश करती रहती थी। अब इन चीज़ों का अच्छा प्रभाव होता है, मतलब आप सिद्धि कर लेते हो तो कभी कभी दुष्प्रभाव भी होता है, और जो बहुत स्लो बढ़ता है। तो रात को इनके कमरे में से, जो कमरा इन्होंने अपने लिए सेट कर लिया था कि मैं अब इस कमरे में सारी तांत्रिक विद्या करूंगी, उस कमरे में से इनको आवाज़ आती थी
मतलब इनके परिवार को आवाज़ आती थी। इनके घर में इनका बेटा बेटी सब लोग हैं, तो आवाज़ आती है बहुत तेज तेज मंत्रों की और कभी कभी चिल्लाने की। पता नहीं आपके अंदर जैसे कोई आत्मा प्रवेश कर जाए और वो घुर्राए तो कैसी आवाज़ आएगी, वैसी आवाज़ें रात को 12 बजे के बाद निकालना शुरू करे आपके घर में कोई, तो कैसा लगेगा। और जब खिड़की से देखते थे उनके परिवार वाले, उनका बेटा बहू उनकी बेटियां, तो वो डर जाते थे देखकर कि ये जो हैं ये किसी शक्ति के वश में है या फिर इन्होंने किसी शक्ति को वश में कर रखा है। और बैठे बैठे ज़मीन से 3-3 फुट ऊपर उछल जाती थी। आगे बहुत सारा तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ है, अपने खुद के खून की बलि देती थी। मतलब अपने खुद के खून को, कई सिद्धियां ऐसी हैं जिसमें अपने खुद के खून की बलि दी जाती है। अब ये सब करके वो प्रेत आत्माओं को अपने अंदर बुलाने का न्योता देती थी, आह्वान करती थी कि तुम मेरे अंदर आओ और मैं तुम्हें काबू करूंगी। अब बेटा बेटी सब लोग, इनके घर में भी इस तरह की वही घटनाएं घट चुकी हैं पहले, सब देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जैसा बताया आपको कि पूरा परिवार इन सब प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ था पहले। तो इनका बेटा बोलता है कि माँ तू कॉपी क्यों कर रही है प्रमोद भैया की, मुझे पता है तू ये सब जो कर रही है ना, ये सब प्रमोद भैया के चक्कर में कर रही है, और देख उसने किसी गुरु से सीखा है ये सब, और तू अकेले अकेले ऐसा मत कर घर में, खामखा तेरे चक्कर में हम सब लोगों के साथ कुछ ना हो जाए। देखा नहीं कि ताऊ जी के मरने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ था उनके परिवार के साथ, तू चाहती है हमारे घर में भी वही हो। लेकिन फिर भी उसकी जो मम्मी है वो मानती नहीं है। और अब जो कमरा इनका घर के अंदर था, अब ये बाहर वाले कमरे में अपना ये सब कर लेती हैं कि अब रात को मैं ये सब आवाज़ें आती हैं, ये सब करती हूँ, तो ये देख के मुझे टोकते हैं, तो मैं बाहर ही ये सब कर लिया करूँगी बाहर वाले कमरे में। और धीरे धीरे छोटी मोटी सिद्धियाँ इन्होंने प्राप्त कर भी ली हैं। और गांव वालों का होता ना कि औरतों के ग्रुप में थोड़ा फेमस होने लग रही हैं, छोटी मोटी झाड़ फूंक कर देना और उतारा कर देना, इस तरह की चीज़ों में ये फेमस होने लगी औरतों के बीच में। और लोगों को आराम भी पड़ने लग रहा था, क्योंकि कुछ शक्ति तो ये, कुछ सिद्धियां तो ये वहीं से लेकर आई थी, सीख कर आई थी जहाँ ये मंदिर में गई थी। अब इस तरह के इंसान की जो भूख है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। अब इन्हें सिद्ध करनी थी वो शक्ति जो, उसका नाम मैं तो क्या कोई भी अपनी ज़बान से नहीं लेता है। टीवी पर आप दुनिया भर के लोगों को देखते होंगे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन कोई भी इस शक्ति का नाम कभी नहीं लेता, तो मैं ही कहाँ से ले लूँ। तो अब उनको चाहिए थी वो सिद्धि कि आपके सामने कोई भी आए और आप उसके मन की सारी बातें पढ़कर उसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ बता सको। अब इस शक्ति के लिए आपको करनी होती है शमशानी साधना। अब वो इसको करने के लिए एक दिन रात को निकल जाती है अपने टोने टोटके का सामान लेकर। और गांव वगैरह के जो शमशान घाट होते हैं ना, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कोई रात को गार्ड रहता है या फिर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो ये चली जाती है वहाँ पर और अपनी तांत्रिक सिद्धि शुरू कर देती हैं। अब जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बिना गुरु के ये सब करे जा रही हैं, इनको सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान है और पढ़ने से सिर्फ थोड़ी हो जाएगा। तो क्या होता है कि जिस शक्ति को सिद्ध करने के लिए वहाँ गई हैं, वो शक्ति खुद उल्टी इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। और ये जो है शमशान के चक्कर लगा रही हैं उछल उछल कर। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा उछल उछल कर चलता है ना, लेकिन छोटा बच्चा तो बहुत कम एज हाइट तक उछल सकता है। तो आप सोचो कि भागते भागते 3-3, 4-4 फुट उछलते हुए ये पूरे शमशान के चक्कर लगा रही है। कभी सर घुमा रही हैं, कभी बाल खोलकर, बाल तो खुले ही हुए हैं, और इस तरीके से पूरे शमशान के और बीच में आग जला रखी है। वो सिद्धि करते करते ये घूमते घूमते चक्कर काट रही हैं उछलते हुए। अब क्या है कि उसी रात को किस्मत से प्रमोद को भी अपनी कोई होता है ना कि कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं इन लोगों को, तो उस क्रिया के लिए उसे भी आना था रात को शमशान में। कुछ सामान वगैरह चढ़ाना होता होगा जिस शक्ति को ये लोग सिद्ध करके रखते हैं। अब प्रमोद दूर से देखता है कि अरे शमशान में तो आग भी जल रही है पहले से, और कोई औरत है वो बहुत तेज तेज दौड़ती हुई उछलती हुई घूम रही है शमशान में। अब वो देखकर समझ जाता है कि ये कोई सिद्धि करने के लिए आई होगी और शायद वही काम हो रहा है। तो देखता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन है हमारे गांव के शमशान में ऐसा हमसे बिना पूछे कौन कर रहा है। ये जैसे ही सामने पहुंचता है तो उसे दिखती है अपनी चाची ममता। 1-2 बार आवाज़ लगाता है, लेकिन वो जानता था कि आवाज़ अब ये सुनने वाली है नहीं, उस शक्ति के कब्जे में है। वो उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं रुकती हैं
तो प्रमोद क्या करता है, अपनी शक्तियों का आवाहन करता है और जिस शक्ति ने ममता जी को काबू कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, उस शक्ति को सिद्ध कर रखा था पहले से ही प्रमोद ने। तो वो इसे ऑर्डर देता है कि एक काम करो, इसे छोड़ दो और तुम्हें जो कुछ भी शिकार चाहिए मैं तुम्हें तुम्हारी जो बलि है वो दे दूंगा, लेकिन इनको छोड़ दो। अब क्योंकि इसके अधीन थी प्रमोद के, तो इनकी बात मान जाती है। भाई इन लोगों में जानवरों की बलि तो बहुत कॉमन है कि किसी जानवर की बलि देके इनकी जान बचा लेता है प्रमोद। और अपने चाचा के घर पे, मतलब अपने चाचा के लड़के को बुलावा भिजवाता है कि अब भाई अकेले तो यहाँ से जाने वाली है नहीं, वो बेहोश हो जाती हैं अधमरी हालत में एकदम। और घर वालों और गांव वालों की हेल्प से, मतलब गांव वाले क्या, सिर्फ अपने परिवार वालों की हेल्प से इनको घर ले जाते हैं। और वो अपने चचेरे भाई को सारी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा है, ये जो करना चाह रही है ना, ये सब इतना आसान नहीं होता। और हरीश तूने समझाया क्यों नहीं चाची को कि ये सब करने की ज़रूरत है क्या इनको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आ जाते। तो हरीश बताता कि भैया आजकल मम्मी जो है वो सारी आपकी कॉपी करने की कोशिश करती रहती है, कभी बोलती है मैं खुद देवी हूँ, कभी बोलती है मैं देवी की बहुत बड़ी उपासिका हूँ। और भैया हम बहुत परेशान हैं, मैं सोच तो रहा था कि तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन क्या कहता मैं तुमसे आके। तो प्रमोद भी सेम बात बोलता है कि देखो ये जो सिद्धि है ये बिना किसी के निर्देशों के, मतलब बिना किसी की गाइडेंस के नहीं पॉसिबल है। और फिर अपनी चाची को बोलता है कि चाची आगे से ऐसा मत करना, और देखो ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। आज तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ एक बलि बोलनी पड़ गई है, तो किसी निर्दोष जानवर की जान जाएगी अब तुम्हारी वजह से। अब इसका धन्यवाद करने की बदली वो होता ना कि घर में आपस में, चाहे आपकी जान बचाई है लेकिन फिर भी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है ममता जी के मन में कि बड़ाया मेरे आगे पैदा हुआ है और मुझे बता रहा है सारी कहानी। और प्रमोद फिर वहाँ से चला जाता है, देखता है कि भाई चाची बढ़िया रिएक्ट नहीं कर रही है, तो चला जाता है समझा समझो के भाई देखो फिर तो आपकी मर्जी है, आपको जो करना हो आगे करना। अब भाई इतना सिद्ध आदमी है इस टाइम ये प्रमोद, इतनी पॉपुलैरिटी है इस पूरे एरिया में इसकी, वो तो सिर्फ इसलिए इनके घर तक आ गया और इसलिए इनकी मदद कर रहा है क्योंकि ये भी इनके ही कुटुंब का हिस्सा है। तो कोई बात नहीं। तो उसके जाने के बाद प्रमोद के जो हरीश है, जो ममता जी का बेटा है, वो बोलता कि माँ एक काम कर, अगर तुझे यही सब करना है, अगर तुझे उपासिका ही बनना है, तो एक काम कर तू प्रमोद भैया को अपना गुरु बना ले। वो इतने सिद्ध आदमी हैं आजकल, इतनी सारी सिद्धियां हैं उनके पास, गांव में जो भी उनके पास आता है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी समस्या का समाधान ना हुआ हो। तो एक काम कर तू उनको ही गुरु बना ले। तो ऐसी हालत में भी ममता जी अपने बेटे को डांट देती है, बोले तुम कल के बच्चे मुझे मत सिखाओ, उस बच्चे को गुरु बनाऊंगी अपना मैं। और इस तरह की बातें आप समझ रहे हैं कि आगे कैसी बातें हुई होंगी, क्योंकि उनके मन में तो सिर्फ ये है कि जैसा वो फेमस हो रहा है वैसे ही मैं फेमस होना चाहिए, मेरे को फेमस होना चाहिए वैसे, और मेरे आगे तो वो बच्चा है। लेकिन भाई उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, कितनी कड़ी तपस्या करी है इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, वो शायद इनको नहीं पता है। और पता भी है इनको, आइडिया है, लेकिन क्या है ना कि फेमस होने के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में ये थोड़ी सी, आप कहें तो शब्द तो गलत है, लेकिन ये ताकत के लालच में थोड़ी सी अंधी हो चुकी है, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये आगे भी अपनी ऐसे ही तांत्रिक सिद्धियां छोटी मोटी, अब ये इन्हें पता चल गया कि भाई शमशानी सिद्धि तो मेरे बस की है नहीं अकेले, तो छोटे मोटे टोटके पोटके करना है अभी भी जारी रखती हैं। और गांव के लोगों में अब इनकी भी थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी होने लग रही है कि जैसे कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रखी है, किसी के साथ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व कर देती हैं। जो प्रमोद के समर्थक नहीं हैं, जो उस तरफ नहीं जाते हैं, वो इस तरफ इनके यहाँ जाते हैं। अब छोटी मोटी चीज़ों का सामना करना और किसी बड़ी और प्राचीन शक्ति का सामना करना बहुत अलग अलग बात है। अब आता है वो दिन जिस दिन के बाद प्रमोद और ममता का जीवन काफ़ी हद तक बदल गया। एक परिवार आता है हरियाणा से, काफ़ी लोग थे, मतलब 4-5 लोग आते हैं एक औरत को लेकर। औरत की एज 40-45 साल लगभग, ममता जी की ही एज की, और उसे लेकर आते हैं प्रमोद के पास। प्रमोद जो है अपने घर में अपने स्थान पर आसन लगाकर बैठे थे, और लोग जो हैं उनके पास अपनी समस्याएं ला रहे हैं और सॉल्व हो रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स, कि ऐसा कर लेना ये ठीक हो जाएगा। अब एक ऐसे कमरे का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जहाँ पर लोग खेल रहे हैं, खेलने का मतलब
उनके ऊपर आत्माएं हावी हो रखी हैं और उन आत्माओं को और गलत शक्तियों को प्रमोद कंट्रोल कर रहा है, तो क्या माहौल होता होगा। अब वही माहौल हो रहा है अंदर। और इतने ही वो हरियाणा से आई हुई जो फैमिली है वो अंदर घुसती है इनके। भाई बहुत दूर से इनका कहीं से नाम सुना होगा। वो इनके कमरे में अंदर जैसे ही घुसते हैं, प्रमोद उन्हें वहीं से रोक देता है कि ये जो सामने से जो तुम लोग आ रहे हो वहीं अंदर अंदर मत घुसना। और जितने भी लोग अंदर थे, बोलता पहले ये सारे लोग बाहर जाएंगे जब तुम अंदर आना। क्योंकि शायद वो समझ चुका था कि ये जो जिस चीज़ को लेकर आए हैं अपने साथ, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तुरंत ही पूरा कमरा खाली करवाया जाता है और इन लोगों को अंदर बिठाया जाता है। अब बैठ के जैसे ही प्रमोद अपनी शक्तियों को जागृत करता है और मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करता है और आंख बंद करके वो देखता है कि इस जो सामने औरत ये लेकर आए हैं, इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 32 प्रेत आत्माओं का घर है इसके शरीर के अंदर। और वो एकदम से आंख खोलता और बोलता, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि ये औरत जिंदा कैसे है। इसका शरीर तो अब तक फट जाना चाहिए था। और कब से कैसे क्या हुआ था, मुझे सारी बात बताओ। वो लोग सारी बात बता ही रहे होते हैं कि एकदम से ये जो औरत जिसको ये लेकर आए हैं वो अपना रूप दिखाने लग जाती है और चीखने चिल्लाने लग रही है। क्योंकि इस तरह की जो जगह होती है, वहाँ का जो ऑरा होता है, मतलब वहाँ की जो शक्ति होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो दुष्ट शक्तियों को हमेशा डराती हैं। तो ये जो सामने औरत है ये चिल्लाने लग जाती है और वहाँ पर उछल रही है और घुर्रा रही है शेर की तरह, दहाड़ एकदम। तो प्रमोद बोलता है कि ज़्यादा मेरे सामने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, शांत हो जा, वरना मैं अगर शांत करने पे आया तो तुम सबको यहीं इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। अब दोनों के बीच में वो बातें हो रही हैं। दोनों कौन कौन? इसके जो औरत के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, आत्माएं हैं, उनमें और प्रमोद में। और इस बातों के दौरान जो वो चिल्ला रही है और वो अपनी आंखें बंद करके जो भी अपनी साधना कर रहा है, उसे एहसास हो जाता है कि ये जो कुछ भी शक्तियां हैं ये बहुत पुरानी है, मतलब आज की नहीं है ये, और इनको भगा पाना मेरे बस की नहीं है। तो वो उनके परिवार को बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता दूं कि इतने साल से जो इसके शरीर में घर कर कर बैठी हैं, इन्हें निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो ये मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ इन्हें शांत कर सकता हूं। तो घर वाले बोलते हैं, अरे नहीं बाबा जी, हम आपका नाम बहुत दूर से सुन के आए हैं, अगर आप ऐसा बोलोगे तो कैसे होगा। बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई भी साधु, कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा इस औरत का इलाज नहीं कर सकता। तो वो लोग एकदम मायूस हो जाते हैं। बोलो, आप ऐसी बात कर रहे हो, फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही मर जाने दें क्या इसको हम। बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका इलाज सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। और एक काम करो, तुम इन्हें या तो राजस्थान में बालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ ले जाओ, या फिर असम में कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ ले जाओ। इनके अलावा कोई भी साधु महात्मा, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी सारी शक्तियों से कोई अकेला लड़ सके। भाई इतनी सारी शक्तियां तो मैंने भी सिद्ध नहीं कर रखी हैं जो इनको काबू कर लें। वो साफ डायरेक्टली मना कर देता है। और उसी दौरान उनको थोड़ा सा शांत करके उस औरत को, उसके यहाँ एक लोहे की जंजीर टाइप की होती है, लोहे की चेन, जो काफ़ी सारी चेन लटकी होती है जुड़ी हुई आपस में, और वो आग में लटकाई हुई होती हैं। जो हवन कुंड है जिसमें से आग निकलती रहती है उसके ऊपर लटकाई हुई हैं, उनको उठाकर एक बार उस औरत की पीठ पर मार देता है। मतलब वो गर्म तो होती है लेकिन इतना गर्म नहीं कि किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, और हल्का सा टच करवा देता है, मतलब मारना है, टच करना आप समझ लो। तो जो चिल्लाना है, जो घुर्राना है, जो उछलना है, वो सब बंद हो जाता है। और प्रमोद बोलता है, एक काम करो, अब ये जो कुछ भी है इसके अंदर, ये कुछ समय तक शांत रहेगा और एकदम अपने उग्र रूप में वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम तुरंत ही पहुंचो या तो बालाजी मंदिर या फिर कामाख्या देवी मंदिर जो मैंने आपको बताया है, और कहीं मत जाना, तुम्हारे चक्कर में कोई मारा जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब ये परिवार बहुत मायूस होकर वहाँ से अपने जो साथ लेकर आए इन महिला को, वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर लोग होता ना कि गांव का माहौल है, लोग चौक वगैरह पे पेड़ वगैरह के नीचे बैठे होते हैं,
तो पूछते हैं, बोले भाई साहब हो गया आपका समाधान? तो बोला नहीं, क्या समाधान हुआ, हम तो इतनी दूर से आए थे और इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, ये किसी आदमी के बस की बात नहीं है, वहाँ मंदिर जाओ। मंदिर ही जाना था तो हम यहाँ क्यों आए? और उनके मन में थोड़ी सी मतलब डाउट हो गया प्रमोद को लेकर के भाई इसके बस की शायद कुछ नहीं है। और वहीं 2-4 बुजुर्गों से पूछते हैं, बोले बाबूजी अगर कोई और हो तो हमें बता दो, हम वहाँ ले जाकर दिखा लें इनको। तो उनमें से एक बुजुर्ग बता देता है कि इनके ही परिवार की एक औरत हैं, वो भी इस तरह की प्रैक्टिस करती हैं, तुम एक काम करो उधर चले जाओ, हो सकता है वो ठीक कर दें। अगर इसने मना कर दिया है तो देख लो, एक बार उधर ट्राई करके देख लो। जैसा लोग आपस में बता देते हैं कि भाई उधर चले जाओ आप। अब ये लोग क्या करते हैं, सुन के अब भाई मरता क्या ना करता, तो ये चुपचाप से उधर निकल लेते हैं। मतलब गांव के दूसरा कोना तो नहीं, लेकिन 1-2 गली छोड़ कर इनकी चाची जो ममता जी हैं वो रहती हैं उधर। अब ये पहुंच जाते हैं उधर। उनके घर पहुंचने के बाद वो पूछते हैं कि ममता जी कहाँ मिलेंगी, और अंदर ममता जी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब ममता जी को तो चाहिए था कि कोई बोले कि मैं प्रमोद के यहाँ से आया हूँ और उससे मेरा निवारण नहीं हुआ, अब आप ही मेरा निवारण कर सकते हो। तो ऐसी बातें वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे पहले प्रमोद जी बाबा जी जो हैं आपके गांव में, उनके यहाँ गए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा मना कर दिया कि आप या तो वहाँ मंदिर चले जाओ या यहाँ चले जाओ, बताइए फिर आप लोगों का, हम तो आपके सहारे आए थे। अब ये बात सुन के जो है ममता बहुत खुश हो जाती हैं। बोला अच्छा, बोला तुम फिक्र मत करो, प्रमोद तो बच्चा है मेरे आगे, आप इन्हें यहाँ बिठाओ, मैं करती हूँ इसका इलाज। और वो अपना होता ना कि तंत्र मंत्र अपना शुरू कर देती हैं और वो आवाहन करती हैं। उन्हें तो मौका मिल गया ना कि अब प्रमोद को नीचा दिखा के अब उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है उसको सबको मैं ले लूँगी। वो आवाहन करती हैं कि जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो भी आत्माएं प्रेत इसके अंदर है, सारी की सारी उनके अंदर आ जाएं, मतलब ममता जी के अंदर आ जाएं, बिना जाने बिना, उन्हें दिखता तो है कि इसके अंदर कुछ है, भाई थोड़ा बहुत ज्ञान तो इनको भी है लेकिन इतना डीप ज्ञान नहीं है, और वो नहीं जान पाती कि इतनी पुरानी और खतरनाक शक्तियां इसके अंदर घर करके बैठी हैं और वो किसी का भी शरीर एकदम से झेल नहीं पाएगा। अब वहां पर वो मंत्रों का सिलसिला शुरू होता है और वो धीरे धीरे करके सारी शक्तियों को अपने अंदर बुला लेती हैं। बहुत अलग टाइप का माहौल हो गया है वहां पर। कमरे में धुआं धुआं हो रखा है, जो भी यज्ञ हो रहा है वहां पर, यज्ञ मतलब जो हवन कुंड है उसमें लकड़ियां जो जल रही थी वो धीरे धीरे करके, होता ना कि कोई लकड़ी कम जल रही है कोई ज़्यादा जल रही है, तो धुआं ज़्यादा हो रहा है कमरे में। और धुएं वाले माहौल में आप देख रहे हैं कि 2 लोग बैठे हैं, 2 औरतें, और वो घुर्रा रही हैं, वो चीख रही हैं, वो उछल रही हैं, अपना सर घुमा रही हैं, बाल घुमा रही हैं अपने सारे। अब पूरे कमरे में बैठे बैठे उछलते हुए पूरा कमरा घूम जाना। अब ये सब देख के उनका जो परिवार है वो सोच रहा है कि भाई चलो कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ इलाज हो जाएगा लग रहा है आज। वो पहले भी 100 जगह जा चुके होंगे शायद। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जिस महिला को ये लोग अपने साथ लेकर आए थे वो तो बेहोश हो जाती है, और जो ममता जी हैं वो तड़पने लग जाती हैं, मतलब कांपने शुरू कर जाती हैं, और कांपते कांपते इस तरह की जो आवाज़ समझ रहे हैं वो इस तरह की आवाज़ वो करने लग रही हैं। तो उन्हें लग रहा है कि ये उन शक्तियों को काबू कर रही हैं, तो वो लोग बल्कि और खुश हो रहे हैं और मन ही मन हाथ जोड़कर सबके सामने वहाँ बैठे हुए हैं कि चलो आज हमारी इसका तो इलाज हो गया। और ये जो देवी जी हैं, ये जो माता हैं, ये उन चीज़ों को काबू करने में लगी हुई हैं। 1 घंटे तक ये सब चलता रहता है, और जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, जो लोग ज्ञान रखते हैं, कि 1 घंटे तक इस तरह की शक्तियों को अपने शरीर में लाना, अपने शरीर में झेलना कितना भारी हो जाता जब ये चीज़ें आपके अंदर खेलती हैं। तो वहीं थोड़ी देर बाद इनका जो बेटा है वो आ जाता है देखने के लिए कि अंदर कौन लोग, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, और वो अपनी माँ की हालत देखते ही समझ जाता है कि ये चीज़ें जो हैं सही नहीं हो रहा है अंदर। ये 1 मिनट का टाइम नहीं लगाता, और 2-3 गली जाने में जितना टाइम लगता होगा ये अपने चचेरे भाई प्रमोद के पास पहुंच जाता है, और जाते के साथ ही बोलो प्रमोद भैया देखो मम्मी को क्या हो गया। तो प्रमोद खाली बैठा था इस टाइम। अब बोला क्या हुआ बता। बोला ऐसे ऐसे कोई फैमिली आई हुई है पता नहीं कहाँ से, और मम्मी को 1 घंटा हो गया और मम्मी तड़प रही है, जब से फर्श पे पड़े पड़े हुए ऐसे तड़प रही है जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो ऐसे हो रही है। अब उसे एक बार को
शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि वही वाला परिवार उधर तो नहीं पहुंच गया किसी तरीके से। अब भाई इनका खून का रिलेशन है, तो प्रमोद कहता अपने भाई हरीश से कि एक काम कर, तो चल मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, अपना ज़रा कुछ सामान ले लूँ। तो अपने जो भी पूजा स्थान है प्रमोद का, वो वहाँ से वही ऐसी जंजीर ले लेता है जो मैंने आपको बताया था कि वो हवन कुंड के पास जो टंगी रहती है, उस जंजीर को अपने गले में डालता है। अब उसका कुछ होता होगा कि ये चीज़ सिद्ध होती होगी शायद, तो प्रमोद उसे लेकर उस घर में पहुंच जाता है, अपनी चाची के घर पे। अब उस परिवार को देखते के साथ प्रमोद एकदम से दहाड़ मारता है उनके ऊपर, और मैंने तुम्हें मना किया था, उसके बाद भी तुम उन्हें यहाँ ले आए, अब इन दोनों की जान का कौन वो होगा। और वो अंदर कमरे में घुस के जैसे ही देखता है तो उसकी जो चाची है वो तड़प रही है, और वो अभी तक शायद बची इसलिए हुई थी, वरना अब तक तो उसका शरीर फट चुका होता। इतनी सारी शक्तियां एक साथ अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर लें तो एकदम से क्या होगा उसके साथ। वो भी शायद इनके साथ जो बच रही थी वो इसलिए क्योंकि जैसी चेन अपने गले में ये पहन के आया है, लोहे की सांकड़ टाइप की, वैसी ही चेन्स जो हैं इनके जो पूजा स्थल इसकी चाची ने बनाया हुआ है वहां पे रखी हुई हैं, जो कि इनके दादा की है। अब इनमें शायद कुछ शक्ति होती होगी, उसकी वजह से ही ये अब तक ये समझ लो कि इनकी जान नहीं गई है। ये प्रमोद क्या करता है, बातों ही बातों में वो जो चेन है वो उठाकर इनके गले में डाल देता है। इनके गले में डालते के साथ ही आप सोचो जो लेटी हुई तड़प रही औरत है वो एकदम से सीधी बैठ जाती है, और अब बात हो रही है प्रमोद और उनके बीच में। प्रमोद बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो एक बार को तो जो इसका भाई हरीश है वो एक बार को चौंक के देखता कि इसने मम्मी को कब ऐसा बोला होगा कि भस्म कर दूंगा। दरअसल प्रमोद बात कर रहा था उन शक्तियों से जो इस समय ममता जी के अंदर हैं। बोलो मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब सामने मत आना, किसी को परेशान मत करना, अब तुम्हारा भस्म होना निश्चित है, अब तुम्हें मैं अपना गुलाम बना के रखूंगा। ये समझ रहा है कि ये चीज़ें मेरे काबू में नहीं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के सामने कमज़ोर पड़ना सही नहीं है। और जो ये चेन डाल दिए इनके गले में, उसके बाद से अब ये सिर्फ जवाब दे सकती है जो भी इनके अंदर शक्तियां हैं, प्रेत आत्माएं, आत्मा, भूत, आप कुछ भी कह लो, ये सिर्फ जवाब दे सकती हैं। अब इसके ऊपर ना हावी हो सकती, ना ये लड़ सकती, ना कुछ कर सकती, ये सिर्फ आप जवाब दे सकती हैं। और वो भी जैसे समझ लो आप किसी का गला दबा के रखो और उसे सिर्फ इतनी ही सांस छोड़ो उसके अंदर ताकि वो आपका जवाब दे सके, तो वहाँ से जवाब आता है। हम बहुत दिनों से इस तलाश में थे कि हमें कोई नया शरीर मिले, ये जो सामने पड़ी है इसके कमज़ोर शरीर से तो हम थक चुके थे, अब हमें नया शरीर मिला है, वो भी एक साधिका का। अब मजा आएगा, और तू चला जा यहाँ से, नहीं तो अगर हम तेरे शरीर में आ गए तो तेरा शरीर फाड़ के रख देंगे। और शेर की तरह एकदम इस तरीके से वो आवाज़ें निकालने, मतलब बिल्कुल अलग टाइप का माहौल हो रखा है। चिल्ला चिल्ला के बोल चला जाए यहाँ से। वो उसे समझा रही है कि मान जाओ तो मान जाओ, नहीं तो मैं सोच लो तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब ये जो शक्तियाँ ये इसे प्रमोद को धमका रही हैं कि चला जाए यहाँ से और छोड़ दे जिस हाल पर है। अब प्रमोद कैसे चला जाए भैया, है तो इनका अपना परिवार, और अपना परिवार नहीं भी हो तो इसका धर्म है कि समाज की रक्षा करना ऐसी शक्तियों से। अब प्रमोद उन्हें लास्ट एंड फाइनल वार्निंग देता है कि देखो जिनका मैं साधक हूं, अगर वो शक्ति सामने आ गई तो तुम्हें यहीं मुर्गा बना के मारूंगा। और अपनी गले से वो चेन निकालता है और सच में उनके शरीर पर, जो ममता जी है उनके शरीर पर चेन से वार करता है कई बार। जो जंजीर होती है लोहे की, बेल बोल देते हैं कई जगह उसे, कई बार मारता है। और वो शक्तियां और गले से पकड़कर उस चेन से, और बोला क्या नहीं मानोगी तुम, शांत हो जाओ करके उनको शांत करवा देता है। अब प्रमोद जब भी अपने भाई हरीश को और इनके परिवार को बोलता है कि मैं सिर्फ इन्हें कुछ देर तक ही शांत करके रख सकता हूँ, हमेशा के लिए नहीं हो सकती शांति है। अब पता नहीं ये वापस कब निकल के आएंगी, जब तक ये जो लोहे की बेड़ इनके गले में पड़ी हुई है जब तक तो ये किसी का नुकसान करेंगी नहीं। लेकिन लोहे की बेल थोड़ी हमेशा गले में डाल के रखोगे। एक काम करो, इन्हें आज के आज अभी मेहंदीपुर बालाजी ले चलते हैं राजस्थान। तो हरीश रिक्वेस्ट करता कि भैया एक काम करो, तुम भी चलो, ऐसा ना हो रास्ते में कुछ हो जाए। तो बोलो तो फिक्र मत कर, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी अपनी खुद की बेल भी तो इसके गले में पड़ी हुई है, जो जंजीर इसके
थी लोहे वाली, मैं मेरी वाली भी तो गले में पड़ी हुई है, तो वो मैं जैसे ही निकालूंगा ये फिर से वैसे ही करना शुरू कर देंगी। तो ले जाते हैं इनको, उसी टाइम गाड़ी वाड़ी का अरेंजमेंट करके ये लोग ले जाते हैं, क्योंकि भाई असम ले जाना तो बहुत मुश्किल है कामाख्या देवी के मंदिर में। वैसे बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो तांत्रिक सिद्धियों के लिए मतलब सबसे बड़ा स्थान है। तो तुरंत ले जाते हैं, क्योंकि भाई बालाजी महाराज का मंदिर पास में ही है राजस्थान में यहाँ से। तो ये चले जाते हैं, और इतना सब कुछ बंधे होने के बावजूद भी दो दो चेन से, सोचो कि भाई यूपी के एक कोने से और राजस्थान के एक जगह तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा, चाहे आप कार से ही जा रहे हो, चाहे कैसे ही जा रहे हो, टेम्पो में जा रहे हो, और उन चेन से बांध के रख के ले जाना अपने हाथ से पकड़ के। प्रमोद ने अपने हाथ से पकड़ी हुई है वो चेन्स, और पूरे रास्ते ऐसे ही जैसे बांध के ले जाना वैसे ले गया प्रमोद अपनी चाची को। और जो वो लेडी थी जिसको वो लोग लेकर आए थे उन्हें भी बोलता है कि तुम भी चलो साथ में, वरना ये शक्तियां जैसे ही यहाँ से निकलेंगी तो इनके अंदर वापस पहुंच जाएंगी। अब ये जो है शक्तियां बंधे होने के बावजूद भी ममता जी के शरीर को इतना हिला देती हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी हिल जाती है कई बार। अब मंदिर के अंदर जाकर प्रमोद एक महात्मा जी को अपना परिचय देता है कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, और इस तरह की शक्तियों वाले जो लोग होते हैं आपस में एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि ये भी भाई पहुंचा हुआ आदमी है कोई। और वो बताता है कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है और वो सिर्फ यहीं सॉल्व हो सकती थी, और देखो मैं खुद लेकर आया हूँ। तो महात्मा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मदद करो मेरी। तो ये दोनों लोग जो हैं ये वहाँ पर एक छोटी सी पूजा रखते हैं, छोटी सी क्या काफ़ी बड़ी पूजा रखते हैं, और वो कई घंटे तक चलती है। वो इस पूरी पूजा के दौरान बताते हैं कि जो ममता जी हैं इनको बेड़ियों से बांध कर रखा गया एक बहुत भारी पत्थर से, और इतने भारी पत्थर को एक क्या दो क्या चार आदमी भी खिसका नहीं सकते, और ये उस पूरे पत्थर को हिला देती थी एकदम जब इनके ऊपर वो तांत्रिक प्रक्रिया चल रही थी, जो भी पूजा हो रही थी वहां पर। और बहुत देर के बाद जो सामने जो महात्मा जी हैं और ये प्रमोद है समझ जाते हैं कि ये चीज़ अब लग रहा है काबू में आएगी ही नहीं हमारे ऐसे। तो एक काम करो, इसे दर्शन करवाते हैं बालाजी के। तो जहाँ पर बालाजी का मेन जो स्थान है उसके सामने जैसे ही ले जाया जाता है, अब तड़प तड़प कर अलग अलग तरह की आवाज़ों से चीख कर ये सारी शक्तियाँ भागने लगती हैं उनके शरीर से। और वहाँ के लिए कहा जाता है कि बालाजी महाराज के मंदिर में इस तरह की कोई भी शक्ति वहीं बंध जाती है, अगर किसी के शरीर से निकली तो ऐसा नहीं कि वो किसी के शरीर में और चली जाएगी, वो वहीं बंध जाती है जब तक तुम उसका नाम लेकर उसे ना बुलाओ। तो वो सारी की सारी शक्तियाँ वहीं बंध जाती हैं। और शायद उसमें से कुछ जो प्रेत आत्माएं हैं वो इतनी पुरानी थी और इतनी चालाक कि वो थोड़ी देर के लिए उनके शरीर से निकल जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये लोग एक दो दिन वहाँ रुकते हैं, और एक दो दिन रुकने के बाद जब वापस आने लगते हैं तो फिर से ममता जी और वो जो औरत थी दूसरी वाली वो फिर से वही आत्माओं के शिकंजे में आ जाती हैं। अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि हो सकता है उन्होंने नाम से किसी को बुला लिया हो। वहाँ के बारे में एक चीज़ और फेमस है कि आप जब बात करें तो किसी को भी नाम से ना बुलाएं, कि जैसे कि प्रमोद ज़रा सुनना, इधर आना ज़रा मेरे पास। तो हो सकता है कि प्रमोद नाम की कोई प्रेत आत्मा होगी, वो फिर से इनके अंदर आ जाती है। तो जो भी साधु महात्मा वहाँ थे जिनके साथ प्रमोद ने इस सारी पूजा को करवाया, वो बोलते हैं एक काम करो, ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, इन दोनों को यहीं छोड़ जाओ, और अभी कुछ दिन बाद जो महावीर जयंती आने वाली है उस दिन जो बड़ी पूजा होती है यहाँ पर, उसके बाद इनको ले जाना। उसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें, वो तो तुम भी जानते हो। तो प्रमोद मान जाता है और बोलता है कि भाई अकेले तो यहाँ कैसे रहेंगी ये, बोला आप फिक्र मत करो, यहाँ सारा इंतज़ाम है, और इनके साथ इनको देखने के लिए वैसे तो कोई इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको देखने के लिए एक आदमी यहाँ रुक जाएगा, और ले इनको तुम महावीर जयंती के बाद ही जाना। तो ऐसा ही होता है कि वहाँ पर एक एक आदमी दोनों के परिवार से रुक जाता है। यहाँ हरीश रुक जाता है अपनी माँ के साथ, और उनके परिवार से एक आदमी रुक जाता है, और ये सब लोग चले जाते हैं यहाँ से। अब कुछ दिन बाद है महावीर जयंती, लगभग 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन तक पूरे आश्रम का काम भी करवाते थे इनसे वो लोग। और कई बार जब ये ऐसी
फिर से इनके ऊपर वो शक्तियां हावी होती थी तो इनको बांध भी दिया जाता रहा वापस उन्हीं पत्थरों से। लेकिन धीरे धीरे करके रोज भगवान बालाजी के दर्शन करके ये सारी शक्तियां एकदम नष्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप समझो कि इतने दिन तक अगर किसी के शरीर में इस तरह की प्रेत बाधाएं, आत्माएं, शक्तियां रहती हैं तो उसके शरीर का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से सही हो भी जाएं। तो जब ममता जी को घर लेके आया जाता है तो उसके बाद इनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। इनको साइकोलॉजिकल एरर हो चुका है। एरर मतलब कहूँ तो साइकोलॉजिकल बीमारी हो चुकी है कि इन्हें अब ये बैठे बैठे बड़बड़ाती रहती हैं। और प्रमोद ने इनको देखा भी कि अब इनके ऊपर कुछ ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। अब इनको डॉक्टर के पास इनका काफ़ी साल इलाज चला, काफ़ी साल क्या मतलब 2-3 साल इनका इलाज चला और उसके बाद अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। तो हरीश अब कसम खाता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे परिवार में आगे से ये जो शक्तियों को सिद्ध करने वाली परंपरा है अब इसको हम आगे फॉलो नहीं करेंगे। और जो भी इसके दादाजी का जो सामान था, जो वो जंजीर थी और कुछ कपड़े वगैरह जो थे जो सिद्ध करे हुए होते हैं, उनको दे देते हैं प्रमोद को कि भैया एक काम करो, इन चीज़ों की रखवाली हम तो कर नहीं सकते, अब आप इनको अपने पास रखो। और प्रमोद आज भी बहुत फेमस आदमी है उस एरिया में और आज भी लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स के लोग उसके पास आते हैं तो 100 में से कोई एक आध ही खाली हाथ जाता होगा, बाकी सब लोगों का निवारण वो कर देता है। कहानी में जो मैंने नाम प्रमोद, ममता ये सब लिए, ये सारे के सारे नाम बदले हुए हैं क्योंकि जिस इंसान के बारे में ये कहानी है, जो कि जैसे प्रमोद जी जो हैं इसमें, ये बहुत फेमस आदमी है। तो जिन्होंने कहानी मुझे बताई वो नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई किसी के सामने आए, क्योंकि भाई इसमें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई सारी बातें हैं। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक थी और कहानी हमें ये सिखाती है कि ठीक है, कुछ चीज़ें आप किसी को कॉपी करके सीख सकते हो, लेकिन हर चीज़ नहीं। और इस तरह की सिद्धियां तो कभी भी किसी किताब से या किसी के बहकाए में आके ना करें, क्योंकि ये आपको और आपके परिवार के लिए, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, ये आपके परिवार के ऊपर भी हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। तो ऐसी कोई कोशिश ना करें और अगर कुछ ऐसा करना है तो किसी सिद्ध गुरु के आशीर्वाद के साथ ही करें। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी कहानी में। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव।